नमस्कार, समाचार नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कांग्रेस, कश्मीर और कलह। जी हां, विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर ललकार जारी है। फिल्म ने 8वें दिन 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जिससे काफी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स ने 8वें दिन की कमाई के मामले में आमिर खान की दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जिहादियों की ओर से उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म देश में जबरदस्त धूम मचा रही है। लेकिन फिल्म को लेकर देश का सियासी पारा भी चरम पर पहुंच गया है। इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर फिल्म का पक्ष और कांग्रेस का नाम लिए बगैर महात्मा गांधी और इमरजेंसी का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। जनसंघ के बहाने भाजपा पर तंज कसा। उधर अब तक देश के भाजपा शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का एक और ट्वीट सामने आया है, जिसमें लिखा, कश्मीरी पंडितों के नाम पर भाजपा जितनी मर्जी राजनीति कर ले, आंसू बहाने का ढोंग कर ले, मगर अपने गुनाह को छिपा नहीं पाएगी। बीपी सिंह, सरकार में सत्ता की साझेदारी भाजपा कश्मीरी पंडितों के दर्द की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है, आप भी देखिए। जिम्मेदार है और उस समय की सरकार चुप क्यों थी जब यह सब हो रहा था? क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे? कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है और उस समय की सरकार चुप क्यों थी जब यह सब हो रहा था? क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे? आपका पितृ संगठन 1925 में गठन से लेकर 1947 तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ खड़ा रहा। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो, हर बार अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। जब देश आजाद हुआ तो पहले दिन से बांटो और राज करो अपना लिया। मोदी जी बताएं, जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साए में पलायन को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद, जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी, क्या कर रहे थे? सीएम को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया? याद करें, भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था, तब राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया, उनकी आवाज उठाई, मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया। राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे। ये तब भी वैसे थे और अब भी वैसे ही हैं। 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया? कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए, हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक, जब कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे, जब आपके समर्थन से दिल्ली की सरकार चल रही थी, जब सीएम को हटाकर आपके नेता श्री जगमोहन गवर्नर थे और उन्होंने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया था, जब भाजपा और अडवाणी जी रथ यात्रा में व्यस्त थे। उस रथ यात्रा के संचालक इवेंट मैनेजर मोदी जी थे। और हाँ, कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के लिए यूपीए सरकार में 10 साल में 4241 आतंकी मारे गए। पीएम पैकेज में 3000 नौकरियां, 5911 ट्रांजिट आवास बनाए। मोदी सरकार में 8 साल में 1419 आतंकी मारे गए, केवल 520 नौकरी मिली, 1000 ट्रांजिट आवास बनाए। सिर्फ घाव हराकर फायदा उठाएंगे। यह भाजपा का कालक्रम है कि वह पहले खुद मुद्दे खड़े करती है, उसके समाधान का श्रेय लेती है और फिर प्रचार प्रसार के लिए करदाताओं के पैसे खर्च करती है। हमें भारतीय होने के नाते सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर भारत को बांटने और राज करने की कोशिश कर रही है। तो अभी हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल अकाउंट से साझा किया गया था।
अब इस अहम खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हैं, मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही आरबी उपाध्याय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। सबसे पहले कैप्टन साहब आप पर आएंगे। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि आप कितना भी ढोंग कर लें लेकिन आप कश्मीरी पंडितों के दर्द की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर हम ढोंग कर रहे तो फिर इनको दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों इसके ऊपर ये बौखलाए हुए? आराम से पिक्चरें चल रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस पिक्चर के माध्यम हम देश के सामने सच्चाई ले आए कश्मीर की, कि कश्मीर में किस तरह से नरसार हुआ। और संदीप जी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि जब ये नरसार हुआ था उस टाइम मेरी पोस्टिंग कश्मीर में ही थी। ये सारा मंजर हमारी आंखों का देखा हुआ है। उस टाइम मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। चाहता था बहुत कुछ करने के लिए, मगर सेना में थे, कानून से हमारे हाथ बंधे हुए थे। नहीं, एक बार तो मैं ऐसा आया था कि हथियार उठा के मैं कूद पड़ूं इस आग में, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि एक आर्मी का जो डिसिप्लिन होता है उसमें मैं बंधा हुआ था। उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जब अगर बीजेपी इसको कह रही है कि चलने दिया जाए, इससे सच्चाई ऊपर होके आ रही है, सामने आ रही है, तो फिर इनको दर्द किस बात का? ये क्यों डर रहे हैं? ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि क्यों इसको चलाया जा रहा है, क्यों इसको दिखाया जा रहा है? तो इनको कहीं ना कहीं तो डर है, कहीं ना कहीं तो इस साजिश में ये लिप्त है। अगर इस साजिश में ये लिप्त नहीं होते तो इनको दर्द नहीं होता। अब मैं संदीप जी आपको पूरा बताना चाहूंगा कि जब से लेके हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार जब चल रही है, आपने देखा होगा कश्मीर में दिन पे दिन उग्रवाद चरम पर चढ़ा है। तो ये किसकी सरकारें थी वहां पर? ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही है वहां पर। और कांग्रेस की सरकारों में क्या हाल रहा है वहां पर कश्मीर में कि उग्रवाद वहां इस तरह से पनपाता कि डेली बम ब्लास्ट, 10-20 की डेली हत्या, डेली घरों में घुस के मारना। आज तो नहीं कर पा रहे, आज आते जरूर है। ये नहीं कि आज आना बंद नहीं हुआ है, वो तो उनकी फितरत है, वो करेंगे क्योंकि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। मगर आज की सरकार ने वहां की सेना को खुला हैंड दे रखा है। जैसे ही वो आते हैं उनको रिसीव करके तुरंत उनको 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया जाता है। इनके टाइम ऐसा नहीं होता था। इनके टाइम कश्मीर से लेकर दिल्ली, हैदराबाद और बंबई तक बम ब्लास्ट करते थे और एक भी नहीं पकड़ा जाता था, एक भी मारा नहीं जाता था। आज एक भी बचता नहीं है और ना ही आज कश्मीर से बाहर निकल पाते हैं। बता रहे हमारे 8 साल के शासनकाल में, हमारे बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक घटना बता दें 8 साल में कि एक घटना कोई घटी हो कहीं कश्मीर से बाहर। कैप्टन साहब वापस आएंगे। मथुरा जोशी जी, अगर वो फिल्म समर्थक में है, फिल्म के बीजेपी समर्थन में फिल्म के, तो आपको दर्द क्यों होता है? कैप्टन साहब कह रहे हैं। नहीं, कैप्टन साहब बेबुनियाद बात कर रहे हैं। कैप्टन साहब फौज में रहकर भी गलत बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपने अच्छी बात है फिल्म बनाई, आप अच्छी बात है उसको टैक्स कर रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि विगत 8 वर्षों के कार्यकाल में कितने कश्मीरी पंडितों को आपने रिवर्स पलायन कराया, कितने कश्मीरी पंडित इस पूरे देश से कश्मीर घाटी में जाकर निवास करने लगे हैं, उनका पुनर्वास कराया। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय, अब कैप्टन साहब कब वहां पोस्टिंग में रहे, कब इन्होंने सेवा की, है तो खैर मुझे जानकारी नहीं है, पर जिस समय कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हुए, हम इसलिए कह रहे हैं कि उस समय सरकार किसकी थी, कौन उसका समर्थन कर रहा था, गवर्नर किस पार्टी का था, तो ये क्या कर रहे थे उस समय। आज ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करके, इस तरीके से लोगों की भावनाओं को भड़का कर। ठीक है, आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप नौकरियों की बात नहीं करेंगे, आप लोगों के काम धंधे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। इस समय देश की जनता भी चाह रही है, तो हम नहीं कह रहे कि नहीं मत चाहो। आप देश की जनता को अगर इसमें आनंद आ रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए जोशी जी वापस आएंगे, जोशी जी वापस आएंगे, आपका जवाब पूरा लेंगे, लेकिन उससे छोटा सा रिएक्शन आरबी उपाध्याय जी भी जुड़े हमारे साथ, उनसे ले लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, द कश्मीर फाइल्स का विरोध जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तो किस हद तक सही है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए संदीप जी, मैं सुन रहा था, दोनों मित्रों को सुन रहा था, दोनों को। देखिए पिक्चर है, पिक्चरें बहुत सारी बनती हैं जी, और हर पिक्चर एक संदेश देती है।
मैं समझता हूं उस पर राजनीति नहीं हो। जी पिक्चर को पिक्चर ही रहने दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया, कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी दुराचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है, क्या शब्द दूं मैं, वो शब्द नहीं है जो उनकी संवेदना को प्रकट कर सके। और ये तो एक ट्रेलर है पिक्चर, हकीकत तो इससे भी कड़वी थी, वो कड़वी सच्चाई थी। जी पिक्चर में छोटे से समय में पूरी घटना को कवर नहीं किया जा सकता। जी सरकारें क्या कर रही थी? सरकारों का दायित्व होता है जान माल की सुरक्षा देना, और उस समय जो सरकार थी उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, जी चाहे वो कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी, जिसकी भी सरकार थी। क्या सरकार कान में रुई डाल के आंख बंद करके बैठी थी? जी और आजादी, देखिए उस व्यभिचार के बाद कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। वो लोग दंडित नहीं हुए जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया था। शासन प्रशासन सब वही था, गवर्नर वही थे, सारा सरकारी अमला वहां पर था। जी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बता दें कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी अपने देश का संविधान, अपने देश की सरकार अपने देश के नागरिकों को अभी तक न्याय नहीं दे पाई है। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, जी उनका पुनर्स्थापन नहीं हो पाया, विस्थापित जीवन जी रहे हैं और जिस नरकीय हालत में हैं वो किसी से छुपा नहीं है। जी उनकी प्रॉपर्टी वहां कब्जा कर ली गई और आज भी कब्जे में है। तो क्या सरकारों का दायित्व तो नहीं है कि मेरे घर पर और मकान पर कोई कब्जा कर ले, मैं उसे न्याय नहीं दे पाऊं जी और फिर राजनीति और करूं मैं उसके ऊपर? तो इसको हिंदी में कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। जी जी यानी उनके जख्मों को कुरेद कर आप उनकी जो वेदना है उसको कहीं न कहीं बढ़ा रहे हैं, बजाय कोई रेमेडी देने की। मुझे बता दें क्या रेमेडी मिली कश्मीरी पंडितों को? किस सरकार ने क्या दिया? विस्थापित शिविर या रोजगार या नागरिक होने का उनका अधिकार? कुछ नहीं मिला। सारे अधिकार और सारा सिस्टम और सारा संविधान कश्मीरी पंडितों को तो बेमानी नजर आता है। जी वो एक ऐसे नकारा देश में रह, मैं तो ये कहूंगा जी कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने, सरकार की आंखों के सामने, शासन तंत्र की आंखों के सामने हुआ। क्या पता नहीं है कि उसमें कौन कौन संलिप्त था? मैं तो कहता हूं वो पड़ोसी भी, जो पड़ोसी उस समय साइलेंट रहा जी जब कश्मीरी पंडित के पर अत्याचार हो रहा था, जी जब उसके घर पर कब्जा किया जा रहा था, मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अनाउंस हो रहा था, जी अखबारों में बाकायदा एडवर्टाइजमेंट से इश्तिहार छपता था, अखबारों में इश्तिहार छपता था, जी और फिर उस पर राजनीति करें। खुश हो रहे राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग संवेदना शून्य होते हैं। इनकी संवेदनाएं तो कुछ होती नहीं, बात बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जी देश के स्वाभिमान की बात होती है, सेना की। सेना में कितने नेताओं के बच्चे हैं? मथुरा जोशी जी भी बैठे हैं, जी आईपी सिंह जी भी बैठे हैं। जी जिसकी ना फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई, वो उस किसान का बेटा होता है जो बॉर्डर पर शहादत देता है। काश किसी नेता का बेटा भी इस तरह शहादत देता वहां पर, तो बॉर्डर के हालात कुछ और होते। और तो और संवेदना देखिए, वो कहते हैं कि भाई मिलिट्री में भर्ती मरने के लिए होते हैं, जी यहां तक मैंने सुना है अपने कानों। तो ये राजनीति है, राजनीतिक लोग राजनीति करें, मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन कुछ मुद्दे संवेदनशील होते हैं जिनसे एक वर्ग विशेष की संवेदना जुड़ी होती हैं, बजाय उन्हें न्याय देने के हंसी का पात्र बनाया जा रहा है। जी क्यों नहीं? मान लीजिए मैं कश्मीर में रहता था, मेरे घर पर कब्जा हुआ, मेरा पड़ोसी देख रहा था, उस पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई।
चलिए उपाध्याय और जी, जहां तक वर्ग विशेष की बात है, उपाध्याय जी, मुस्लिमों ने कभी उसका, मुस्लिम समाज ने कभी भी उसकी निंदा नहीं की, आज तक निंदा नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? जी, देश में रहेंगे, राजनीति करेंगे, सत्ता का सुख भोगेंगे, लेकिन सच्चाई को सच्चाई नहीं बोलेंगे। कोई भी आदमी अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़ देता, जिन्होंने नहीं छोड़ा। और कश्मीर फाइल में एक कोशिश हुई है, जो अत्याचार हुआ था जी, उसे दिखाने की, उसे नकारा नहीं जा सकता। जी, और भावी पीढ़ी को पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए भावी पीढ़ी को? जिस पीढ़ी ने वो अत्याचार नरसंहार नहीं देखा है, जी। उस पीढ़ी को अवगत होना चाहिए कि एक वर्ग विशेष जहां होता है वहां ये भी हो सकता है और होता रहा है। आपको सचेत रहना है, आपको एकजुट रहना है। क्यों नहीं रहे? कि सरकारें तो कुछ करेंगी ही नहीं। कोई हिंदू की बात करेगा, कोई मुस्लिम की बात करेगा, चाहे हिंदू मर जाए या मुस्लिम मर जाए, अपनी राजनीति चलनी थी। ये राजनीति का चरित्र है। तो एक वर्ग विशेष पहले से अत्याचार जहां वो बहुतायात में होता है, वहां हिंदू जहां अल्पसंख्यक हो जाता है, जी, वहां या तो उसे मरना पड़ता है या भागना पड़ता है। ये सच्चाई है, जी, इसे नकारा नहीं जा सकता। आज भी देख लीजिए, कहीं भी किसी भी देश के कोने में चले जाइए, हालात वही हैं। जी, तो हालात बदलेगा कौन? मुझे बताएं। जो सरकारों का दायित्व है हालात बदलने का, वो हालात बदलेंगी नहीं। वो राजनीति करेंगी और जले पर नमक छिड़केंगी। उन्हें इसमें आनंद आएगा, उन्हें सत्ता मिलेगी, किसी की सत्ता जाएगी। लेकिन वो कश्मीरी पंडित क्या करेगा, वो हिंदू क्या करेगा जो विस्थापित है? हिंदू शब्द का प्रयोग करना ही बेईमानी हो जाता है। जी, अगर आप हिंदू शब्द की बात करने लगे तो फिर आप सेकुलर नहीं है, फिर आप सेकुलर नहीं है। जी, तो कितनी बड़ी विडंबना इस देश की है। और फिर राजनीति करते रहेंगे आप। मैं तो कहूंगा मैंडेटरी होना चाहिए। आईपी सिंह जी, लोकतंत्र में जरूरी है कि 5 साल बॉर्डर पर रह के आए कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वही इलेक्शन लड़ सकता है और वही सत्ता में आ सकता है। जी, करेगा कौन? कौन करेगा? तो इनको पता लगेगी क्या सेना का दर्द होता है, क्या सैनिक का दर्द होता है, क्या उस परिवार का दर्द होता है। चलिए इसका उपाध्याय जी वापस आएंगे, जवाब कैप्टन साहब लेते हैं। कैप्टन साहब, कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने भी बयान दिया था, कहा था अगर टैक्स डीजल पेट्रोल पे कम करने से जनता का भला होगा, फिल्म पे करने से भला नहीं होगा जनता का। बिल्कुल ये लोगों की सोच है, क्योंकि जब ये ऐसी पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं, जयंत चौधरी भी आज जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं उसका भी एजेंडा मुस्लिम पक्ष को लेके है, क्योंकि उन्हें भी मुस्लिम वोटों की दरकार ज्यादा है, उन्हें भी वही पक्ष ज्यादा पसंद आता है। जैसे कांग्रेस को आजादी से लेके अभी तक उसी पक्ष की ज्यादा चिंता रही है। जैसे पिछली सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने तो मीडिया के माध्यम से कहा था कि हिंदुस्तान के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन पर पहला अधिकार मुस्लिम समुदाय का है। और जब वो प्रधानमंत्री थे तो जो आज पिक्चरों में दिखाया जा रहा है सबसे बड़ा टेररिस्ट, वो कोई और नहीं यासीन मलिक था, और उसने खुलेआम 5 एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा था। और वहां मैं प्रेजेंट में था श्रीनगर में। 5 को मारने के बाद कांग्रेस सरकार ने उसको पीएम हाउस में बुला के आप देखिए रात्रि भोज दिया, उसके साथ फोटो सेशन कराया मनमोहन सिंह ने। और ये बात कर रहे हैं सेकुलर की, ये बात कर रहे हैं कि ये पिक्चर दिखा के आप क्या फैलाना चाहते हैं। अरे पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान में अगर आप गर्दिश में गए हो तो अपनी सोच की वजह से गए हो। जो आज आपकी सोच हिंदू विरोधी पनपी है, इनका महासचिव जो राष्ट्रीय महासचिव है दिग्विजय सिंह, उसका कल ही एक वीडियो आया है, वो कह रहा है तो हिंदुओं का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। और तो बोले गाय तो एक ऐसा पशु है जो अपने मन में लौट जाता है और उसका मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। ये इसका वीडियो वायरल हो रहा है दिग्विजय सिंह का। तो सोचिए इनकी सोच कहाँ जा रही है। सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की इनकी राजनीति है। तो ये पार्टी इसलिए आज गर्दिश में चली गई, दुनिया जान चुकी है कि ये पार्टी कभी भी अपना एजेंडा नहीं बदल सकती है। जवाब लेते हैं जोशी जी, आपकी सोच ही आपको गर्त में गिराती जा रही है।
क्या बेबुनियाद बेहूदी बात आप चैनल में बिठा के बदतमीजी करवाते हैं इन लोगों से। तो दिखाइए कहाँ दिग्विजय सिंह का वीडियो है। आप क्या बात करते हैं महाराज, ये क्यों हम लोगों को आप जोड़ते हैं? ऐसे बदतमीज लोगों के साथ बिठाएंगे आप हम लोगों को? कैप्टन साहब मिस्टर जोशी जी जबान संभाल के बोले, नहीं मैं बस तुमसे ज्यादा उल्टा बोलना जानता हूँ, समझ गए ना? बेवकूफ इंसान, किसको बदतमीज बोल रहा है तू? किसको बदतमीज बोल रहा है? बदतमीज तू होगा, तेरा बाप होगा, तेरी सोनिया होगी, तेरे राहुल होंगे। देखिए मथुरादत्त जोशी जी, आप काफी वरिष्ठ एक कांग्रेस के नेता हैं, तो आप ना अपनी जबान पे कंट्रोल रखेंगे ज्यादा सही रहेगा। चैनल पे बैठ के ऐसे शब्द बोलना आपके लिए भी सही नहीं है। आप जवाब देने से बच नहीं सकते। आरवी उपाध्याय जी, जब किसी पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो ऐसे जवाब देते हैं जिसका कोई बुनियाद ही नहीं होता, जवाब का ऐसे जवाब दे देते हो। संदीप, दुर्भाग्यपूर्ण है, संसद में भी यही होता है जी। मैं तो ये डिबेट में देख रहा हूँ, कोई नया नहीं है। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। जब आप किसी चैनल पर बैठे हैं तो दर्शक देख रहे होते हैं, वहाँ भाषा की मर्यादा को अगर हम खो देंगे, और वैसे भी मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूँ संदीप, क्योंकि जब पार्लियामेंट में ये हो सकता है तो डिबेट में हम लोगों की तो कोई बहुत ज्यादा अधिकार या कर्तव्य कुछ है नहीं, लेकिन होना चाहिए। भाषा की देखिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अभी कैप्टन आईपी सिंह कह रहे थे यासीन मलिक ने 5 एयरफोर्स के अधिकारियों को, कर्मचारियों को मार दिया, हत्या कर दी, और आज तक वो जिंदा है। ये शर्मनाक विषय नहीं है? उसे फांसी क्यों नहीं हुई? इस सिस्टम किसके लिए है और क्या सिस्टम है कि हम पब्लिक के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं? आईपी सिंह जी खुद कह रहे हैं कि भी 5 जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको मार दिया गया और यासीन मलिक को भोज कराया गया, यासीन मलिक का महिमा मंडन हुआ। प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो यासीन मलिक आज तक जिंदा है, उसे फांसी क्यों नहीं हुई? ये सिस्टम उसे सजा क्यों नहीं दे पाया? पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा होता है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता हूं, मैं सिस्टम की बात करता हूं। क्या कर रहा है सिस्टम? सिस्टम से लोगों का भरोसा उठेगा और उठ रहा है, मुझे कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। जब यासीन मलिक जैसे लोग जिंदा रहेंगे तो इस सिस्टम का मजाक तो बनेगा। तो क्या क्या नहीं झेला है वहां, क्या क्या नहीं हुआ है। मंदिर तोड़ दिए गए, मस्जिदें बनी, आज भी मस्जिदें बन रही हैं। मस्जिदों में क्या होता है किसी से छुपा नहीं है। विदेशों से फंडिंग वहां होती है, क्या नहीं होता है वहां। और सरकारें सिर्फ राजनीति करती है। कोई भी सरकार अगर अपनी पर आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं, और भारत देश की सेना और भारत देश का संविधान, व्यवस्थाएं सब हैं, लेकिन उन्हें लागू कौन करेगा? कौन लागू करेगा? लोग कहते थे 370 नहीं हट सकती। वो एक आतंकवादी, वो मैडम कहती थी कि यहाँ झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो मुस्लिमों का ही और पाकिस्तान का झंडा लेके वो कहती है पाकिस्तान से ही बात कर लो। वो भी जिंदा है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, दूसरे नेताओं का ही मनोबल बढ़ता है। और तो और देखिए, जो लोग इस तरह के भाषण देते हैं, सरकार उनको सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, उन्हें पूरी सिक्योरिटी देती है। तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो लोग देश के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को आप इस तरीके की व्यवस्था देंगे तो उनके हौसले और बढ़ते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि उनकी रोजी रोटी ही से चलती है। महबूबा मुफ्ती को 2-4 आतंकवादी ही अपनी सिक्योरिटी में रखने चाहिए। क्यों भारत के पुलिस वाले या मिलिट्री वालों को रखती हैं? नहीं रखना चाहिए उन्हें। प्रश्न बहुत हैं, उत्तर कौन देगा? प्रश्न तो पिक्चर भी उठा रही है, लेकिन उसका उत्तर कौन देगा? उत्तर ढूंढना है, और उत्तर कोई नहीं दे रहा। मुझे बता दें कौन उत्तर दे रहा है?
सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जी और कश्मीरी पंडित बखूबी जानता है कि उनके नाम पर राजनीति बहुत हुई है। मैं बहुत सारे चैनलों पे बोलता हूँ इस पर। जी क्या संविधान है, क्या व्यवस्था है? कश्मीरी पंडितों को जो न्याय नहीं दे पाई, वो व्यवस्था बेईमानी है, वो संविधान बेईमानी है। कल को किसी के साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है, संदीप जी आपके साथ हो सकता है, कैप्टन आईपी सिंह के साथ हो सकता है, मथुरा दत्त जोशी के साथ हो सकता है। जी क्या उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा? न्याय कौन देगा जब कश्मीरी पंडितों को न्याय हमारी आंखों के सामने नहीं मिल पाया है? तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि मुझे न्याय मिल जाएगा? जी बहुत दर्दनाक होता है संदीप, आप जाके देखें वहां, कभी समय मिले देख कर आए क्या हालात कश्मीर के हैं। जी और 370 भी हट गई, सेना वहां पर है, पूरा तंत्र वहां पर शासन का है, और फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये सच्चाई है, जी ये सच्चाई है। जी कश्मीरी पंडित वहीं का वहीं है, कश्मीरी पंडित आज भी विस्थापित शिविर में है। जी चलिए यानी उपाध्याय जी वापस आएंगे आप पर। एक जवाब छोटा सा ले लेते हैं कैप्टन सिंह। कैप्टन साहब, कांग्रेस ने दावा किया था कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए कांग्रेस ने आवास भी बनवाए थे और प्रत्येक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की धनराशि भी दी थी। कांग्रेस तो सिर्फ झूठ बोलती, जैसे अभी एक जोशी जी जो आपने बिठाए थे, वो चाहे मेरा वीडियो निकाल लिया है, मैं अभी वीडियो भेज सकता हूँ सुंदर सिंह का। जी। मैं जो भी बात करता हूँ सत्य को लेके बात करता हूँ, सत्य से हटके बात नहीं करता हूँ। जी। चाहे तो आप कैमरा का जूम दिखाएं और मैं इस पे वीडियो खोलता हूँ और दिखाता हूँ पूरा के सुंदर सिंह क्या बोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस का काम है तो झूठ बोलना, क्योंकि अब इनका कहीं कुछ बचा तो है नहीं। तो अब तो इनकी वो है कि लोगों के ऊपर कीचड़ फेंके तो भाग जाओ, अपने आप लोग पहुंचते रहेंगे। तो स्थिति ये बन चुकी है, इनका कहीं कुछ बचा नहीं है। और एक आध प्रांत में सरकार है, अगले इलेक्शन होने दो संदीप जी, ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये इनकी सोच इनको डूब गई। क्योंकि वो पार्टी नहीं बची है, वो सिर्फ एक पार्टी की परिवार की पार्टी है। और वो परिवार क्या चाहता है हिंदुस्तान को, वो अच्छी तरह दुनिया जानती। वो परिवार नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान अपने आप में सक्षम बने, हिंदुस्तान कभी जो है ना विश्व गुरु बने। वो परिवार नहीं चाहता है। वो परिवार चाहता है कि जैसे हमने इस हिंदुस्तान के पहले 2 टुकड़े करवाए, एक का पाकिस्तान बनवा दिया, एक का बांग्लादेश बनवा दिया, ऐसे वो चाह रहा है कि और भी हिंदुस्तान के टुकड़े बने। तो ये इसकी सोच है उस परिवार की। वो परिवार कभी भी खास करके हिंदुओं का तो हितैषी वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से ये जो जोशी जैसे जो लोग आते हैं, कुछ लोगों की चाटुकारिता करते हैं, क्योंकि इन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। आज हमारे उपाध्याय जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सच है। ये कहानी बिल्कुल उपाध्याय जी ने जो विस्तार से बताई, इसमें मैं कहता हूँ कोई दो राय कहीं भी गलत नहीं है। इससे भी ज्यादा बड़ी घटना है वहां की। ये तो फिल्म में जो दिखाया गया है वो तो मैं कहूंगा कि 1% भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि मेरी नौकरी वहां की 7-8 साल की है कश्मीर की। मैंने जो वहां की हालातें देखी थी उस दौरान, तो मैं देख के हैरान हो जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते। हम आर्मी में थे, हमें भी बाहर निकलने में डर लगता था कि हम कब जो है ना इनकी गोलियों का शिकार बन जाएंगे। तो हमारे हाथ में राइफल तो होती थी, मगर उसका टैगर दबाने की हमारे हाथ में परमिशन नहीं होती थी। ये हालात कांग्रेस के राज्य में हमारी रही है। जोशी जी से जवाब ले लेते हैं। जोशी साहब, जब बीजेपी के सवालों का आपके पास जवाब नहीं होता तब आप ऐसी बयानबाजी करते हैं क्या? मथुरा जोशी जी, आप भी सुन पा रहे हैं? लगता है जोशी से संपर्क टूट गया है। कैप्टन साहब जारी रखिए आप। हाँ, वो संदीप जी क्या है कि आज 8 साल से जब बीजेपी की सरकार आई है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है, आपने देखा होगा कि उन्होंने चौमुखी देश का विकास किया है। कश्मीर में आज हम वहाँ एक कश्मीरी पंडितों के लिए टोटल जितने वहां से हिंदू जो निकले हैं उनके लिए वहाँ एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई और उस पर काम चल रहा है। ये नहीं कि उसकी शुरुआत अभी योजना बना रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और आप देखिए जिस तरह से हमने धारा 370 को हटाया था, किसी को कानो खबर नहीं होती, इसी तरह से पूरा कश्मीर का जितना हिंदू वहां से विस्थापित हुआ है, पुनः हम उसको स्थापित करेंगे। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी एक उपलब्धि होगी और हम इस प्रयास में लगे हैं, पूरी सरकार लगी है। तो हम करेंगे क्योंकि ये देश हमारा है। इस देश के
130 करोड़ लोग जो है वो हमारे अपने हैं। ये हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदू राष्ट्र है ये हम इस राष्ट्र के बासिंदा हैं, तो हम इसके लिए नहीं सोचेंगे, हम पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। तो ये सोच पाकिस्तान की सोच रहती है कांग्रेसियों की, जो इनके एक बहुत बड़े नेता थे मणिशंकर, जो केंद्र में मंत्री भी थे, और वो पाकिस्तान में जाके कहते थे कि जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है इतना हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। तो भैया तुम चले जाओ ना, सब वही रहो जाके ना, ले जाओ अपनी सुप्रीमो को भी ले जाओ, वही रखो जो ज्यादा प्रेम मिलता है। वहां की तुम्हें ज्यादा चिंता है तो वही रहो ना, यहाँ किस लिए रह रहे हो? अगर यहाँ इसलिए रहना है कि यहाँ जो है ना इस देश का विघटन कैसे करवाएं, इस देश को टुकड़ों में और कैसे बंटवाएं, तो इनकी ये पल रही है ना। और कुछ इनके जो चाटुकार आ जाते चैनलों पे बैठ के वो यहाँ नैरेटिव फैलाते। अरे हमने तो फिल्म के लिए कुछ नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं कि फिल्म आई है बहुत अच्छी बात है, इससे सच्चाई सामने खुल के आ रही। अगर हम उस टाइम सरकार में कहीं सपोर्ट दे भी रहे थे तो अब तो आप नकार नहीं रहे, हम तो कह रहे चलने दीजिए, सच्चाई सामने आ रही है। फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस को पीड़ित है, सच्चाई जब सामने आ रही है, क्योंकि आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। जिस तरह से हमने बताया कि इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस यासीन मलिक को बुला के वहां रात्रि भोज देते हैं, उसके साथ फोटो सेशन होता है, और आज हमारे शासनकाल में वो कहाँ है? जेल में पड़ा है, जेल से बाहर नहीं निकला है, जेल में बंद है। और मैं संदीप जी आपको एक हकीकत और बताना चाहूंगी, जितने भी ये नेता थे वहां के अलगाववादी नेता, सबको 40 सीआरपी गार्ड, कितने 40 सीआरपी जवानों की गार्ड इनको दे रखी थी। किसने दी थी? बीजेपी ने तो नहीं दी है, कांग्रेस पार्टी ने दी हुई थी। आज किसी पे गार्ड नहीं है, जेल में है सब, हमने ये किया है। और इनके टाइम वो तो ऐसे हीरो, एक तो वो अलगाववादी थे, हमारे देश में टुकड़े करना चाह रहे थे, और उनके लिए सुरक्षा गार्डें दे रखी थी इन्होंने। आज हमारे टाइम क्यों नहीं? किसी पे कोई गार्ड नहीं है, सब जो अगर कुछ वो नहीं है उनको हमने सीधा जेल में डाल रखा है, और जो नहीं है उनके ऊपर केस चल रहा है वो भी जेल में चले जाएंगे, और गार्ड आज हमने किसी को नहीं दी है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश में खेल खेला है उसमें इन्होंने देश को बर्बाद किया है। हमारे 8 साल के शासनकाल में आज सेना सक्षम हुई है। आज सेना की वो शक्ति है कि आज सेना से जल्दी से कोई टकराने की कोशिश नहीं कर रहा है कोई भी देश। आज सेना को फ्री हैंड मिला हुआ है, आज अच्छे इक्विपमेंट है सेना के पास। आज हमारे एयरफोर्स जो है ना जबरदस्त ताकत में आया है, आज हमारी नेवल फुल ताकत में है। मगर इनके टाइम क्या? इनके टाइम तो ये कहते हैं कि आर्मी की हमें जरूरत ही नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर बंटवारे के तुरंत बाद इस पे अटैक नहीं करे तो आर्मी, नेहरू जी ने तो कहती थी आर्मी की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा काम तो पुलिस कर लेगी। तो इनकी सोच शुरू से ये रही है, इसलिए आर्मी इनके निगाह में सिर्फ इनकी एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड समझा करते थे। इनने कभी आर्मी को तवज्जो नहीं दी है। आर्मी क्या होती है? आर्मी अगर जिस देश की आर्मी मजबूत है उसी देश की बुलंदी होती, उसी देश के प्रधानमंत्री और उस देश को सम्मान मिलता है। वापस आएंगे कैप्टन साहब पर। आर्मी उपाध्याय जी, क्या कांग्रेस इसी वजह से गर्त में गिरती चली जा रही है कि वो उल्टी सीधी बयानबाजी दे रहे हैं? आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कांग्रेस गर्त में क्यों जा रही है जी संदीप, वो कांग्रेस को सोचना है जी। लेकिन ये कहना आईपी सिंह जी का कि हमने फ्री हैंड दे दिया जी। गलवान में सैनिक निहत्थे थे जी जब चाइना के सैनिकों के साथ झड़प हुई जी। और हम कहते हैं कि नहीं फ्री हैंड था, तो या तो हम गलत हैं या फिर वो सैनिक जिन्होंने शहादत दी गलवान में, जी चाइना के सैनिकों ने वो कांटेदार वो लाके और मारा उनको, जी। और हमारे सैनिक निहत्थे थे। तो निहत्थे क्यों थे? क्यों नहीं गोलियां चला सकते थे? कहीं ना कहीं हाथ तो बंधे हुए थे उनके। जी। फिर कैसे कह देते हैं हम कि हाथ खुले हुए हैं? क्या गोली नहीं चला सकते थे वो? अगर उनको आत्मरक्षा के अधिकार होता तो वो गोली चला सकते थे। जी। अब देखिए, ये कहते हैं, आईपी सिंह जी भी कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं 8 साल से क्या हो रहा है, और ये कांग्रेस भी कहते कहते चली गई जी। कि हम कश्मीरी विस्थापितों को कश्मीर में बसाएंगे। वो भी कहते थे 8 साल से। आईपी सिंह जी भी कह रहे हैं हम बसाएंगे। जी। कितना समय लगेगा बसने में? विस्थापित होने में तो कोई समय नहीं लगा था, विस्थापित होने में तो रात रात का टाइम था। जी। या तो आप चले जाइए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, या इस्लाम कबूल कर लो। जी।
तो ये जो विडंबना है, यही विडंबना दर्द पहुंचाती है। न कांग्रेस न बीजेपी एक जनरल बात कर रहा, और मंथन होना चाहिए इस पर मंथन होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें संलिप्त थे उनको फांसी होनी चाहिए। क्यों फांसी नहीं हुई? जेल में है, सुरक्षा दे रहे हैं, जेल से बाहर आएंगे तो ये भी सुरक्षा देंगे, या जो जेल में नहीं है उन्हें सुरक्षा आज भी मिल रही है। प्रोटोकॉल है या एक संविधान है, यानी उनके लिए नियम, संविधान, प्रोटोकॉल सब है। अगर नियम, संविधान, न्यायालय और प्रोटोकॉल कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। अभी महबूबा मुफ्ती बिना सिक्योरिटी के हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है उनको। आईपी सिंह जी बताएं, कोई सिक्योरिटी दे रखी है नहीं दे रखी है, और अगर दे रखी है तो क्यों दे रखी है? तो प्रश्न बहुत हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिलते। परेशानी ये है कि उत्तर नहीं मिल रहा। ये भी कह रहे हैं हम बचाएंगे, हम प्रतिबद्ध हैं। कब तक? कितना समय लगेगा? कितना टाइम निकल चुका है? दरिया में कितना पानी बह चुका है? और कितना धैर्य? कब तक धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे आप? प्रश्न ये है जिसका उत्तर मिलना चाहिए, और जनता को दिखना चाहिए, जनता को लगे जिस दिन कश्मीरी पंडितों को न्याय मिल जाएगा उस दिन जनता को भी लगेगा ये पिक्चर भी सार्थक होगी, संविधान भी सार्थक होगा, और मैं तो उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी सार्थक तभी मानूंगा जबकि न्याय मिले, और न्याय उस तरह का न्याय मिले कि कोई दोबारा इस तरह का दुस्साहस न कर पाए। बात आती है ना तो बोलना पड़ता है। अभी जयंत चौधरी की बात चल रही थी। जयंत चौधरी के बच्चे, या मैं कह दूं उनके बाप दादा कितने ने जाके वहां शहादत दी है, बताएं ना। वो जिस दिन एक शहीद हो जाएगा जाके बॉर्डर पर, उन्हें एहसास होगा, मैं ऐसा मानता हूं। एहसास नहीं है किसी राजनीतिक दल के नेता को, सिवाय सत्ता, सिवाय वोट। वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। और इस तरह की मानसिकता जब हो जाएगी तो देखिए, देश का हम कितना भी अच्छी बात करें, देश की जो सुरक्षा है, जिस तरह स्लीपर सेल, एक शब्द है ना स्लीपर सेल, हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो जब घर के बेदिए घर के अंदर बैठे होंगे, वो राजनीति में बैठे होंगे, वो जनता में बैठे होंगे, और फिर बात करेंगे देश की, बेईमानी लगता है। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर जो घुसपैठिए बैठे हैं, जो स्लीपर सेल बैठे हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और कार्रवाई होगी तो एक मिसाल पेश होगी। अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है, कहा सबने है, और दर्शक भी जानते हैं। देखिए, मिलिट्री वाला कल भी वहां डरता था, आईपी सिंह जी बता रहे हैं कि वहां निकलता नहीं है, और आज भी डरता है आईपी सिंह जी। अगर वो सामूहिक रूप से जा रहा है तो ठीक है, अकेला आज भी डरता है मिलिट्री वाला वो वहां बाहर निकलने में। कब कहां से गोला गिर जाएगा, कब कहां से हमला हो जाएगा, और डरे भी क्यों नहीं। जो सेना के कैंप हैं उन पर हमला हो जाता है, उन पर ग्रेनेड फेंक दिए जाते हैं। और तो और मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग अभी भी जम्मू कश्मीर में हैं जो वतन को प्यार करते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाते। अरे अभी सरपंचों की हत्या हो जाती है, जनता जिन सरपंचों को चुनती है उन सरपंचों को एक जगह रखा जा रहा है। तो भय मुक्त वातावरण नहीं
नहीं तो सरपंचों को क्या जरूरत है कि एक बाड़े में बंद करके रखो जैसे जानवरों को रखते हैं और उनकी सिक्योरिटी करो। भाई जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और जब जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के बीच में रहें, लेकिन नहीं रह सकते। वहां इस तरह का माहौल नहीं है, मार दिए जाएंगे, हत्या हो जाएगी। आज भी आज हत्या हो जाएगी। क्या चुने हुए भी जो सरपंच वगैरह उनकी हत्या नहीं हुई? पिछले 8 साल में नहीं हुई? क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? नहीं है, नहीं है। तो प्रश्न बहुत हैं सब। हालात हम यहां बैठ के चर्चा कर लेते हैं, जाके वहां रहेंगे आपको पता लगेगा। वो सेना जो इलाज भी करती है, दवा भी देती है, पढ़ाती भी है, जब बाढ़ में डूब रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, तब वहां उन्हें राहत भी पहुंचाती है, और वही हथगोलों से मारी जाती है, ग्रेनेड फेंके जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं। और जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ उससे पहले, बहुत पहले से ये दिख रहा था, लेकिन राजनीतिक लोगों ने उन लोगों को छोड़ दिया। जो वहां की पुलिस और मिलिट्री ने पकड़े थे उनको रिहा कर दिया जेलों से। तो सरकार में आप थे तो आपका दायित्व तो बनता है, ये जिम्मेदारी तो लेनी होगी। नैतिकता का तकाजा कहता है। पहले एक रेल एक्सीडेंट हो जाता था तो रेल मंत्री इस्तीफा देता दिख जाता था कि मैं रिजाइन करता हूं। आज नैतिकता की बात होती है, लेकिन नैतिकता दिखती नहीं है। नैतिकता दिखनी चाहिए, उतना साहस होना चाहिए। आज बात हो रही थी एक्चुअल में पंजाब के उसके ऊपर कि भी पेंशन वहां पर एक उसको एमएलए को 10-10 पेंशन मिलती हैं। हरपाल चीमा ने एक चिंता जाहिर की, उसने इस मुद्दे को उठाया। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद और एमएलए को 11-11 पेंशन मिलेंगी। मजाक लगता है आईपी सिंह साहब, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। सिस्टम का मजाक लगता है, संविधान का मजाक लगता है। एमपी की अलग पेंशन मिलेगी, एमएलए की अलग पेंशन मिलेगी, मंत्री जी क्या मजाक बना दिया है व्यवस्था का, और कोई नहीं बोलता। कोई भी स्वच्छता की बात करते हैं, आरटीआई के दायरे में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती। वक्त की कमी है, एक सवाल कैप्टन आईसी से ले लेते हैं। कैप्टन साहब, अगर जनता सच से रूबरू हो रही द कश्मीर फाइल के जरिए तो उसमें गलत क्या है? दिक्कत कहां से आ रही कांग्रेस को? कांग्रेस क्योंकि उसकी जो करता धरता है वो तो उसकी कर्णधार है, वो तो कांग्रेस ही है जी। शुरुआत ही कांग्रेस ने कराई है, और कांग्रेस उनका शुरू से बचाव करती नहीं, कोई पहली बार नहीं उनको बचा रही है। अगर उनका बचाव नहीं करना होता तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी नेहरू जी को, जो उन्होंने धारा 370-35A लेके आए थे। एक सेकुलर शब्द क्यों डाला संविधान में? उनके लिए पर्सनली एक आयोग क्यों बनाया? तो ये कांग्रेस शुरू से उनके पक्ष में खड़ी रही है। कहाँ ऐसी आप बताइए कि उनको अलग संख्यक बताया गया है? कहाँ से है जिसकी इस हिंदुस्तान में 30 करोड़ की आज आबादी से ऊपर नजर आ रहे हैं, और फिर भी वो अलग संख्यक है। जो अलग संख्यक है उनको तो बताया नहीं जा रहा है। तो कांग्रेस की सोच शुरू से हिंदू विरोधी रही है और इस समुदाय के समर्थक रही है। अब इनके साथ कांग्रेस का रिश्ता खोजना पड़ेगा आपको। रिश्ता आपको देखना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी क्या थी, शादी उनकी कहाँ हुई थी, और अगर नेहरू जी का अगर खानदान ढूंढा जाए तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर निकलेगा। अभी तो इनके इतने पक्ष धर है। अगर ये भी मैं मान लेता हूँ चलो ये भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि जो शुरू से ही वो हिंदू के विरोध में रहे और इस समाज के पक्ष में रहे? तो कुछ तो कारण होगा। इन्होंने जो धाराएं एक जम्मू कश्मीर को दी वो दूसरे प्रांत को नहीं दी। नेहरू दूसरे को दे दिया तो जानते कि उसके साथ भी जो है और भी तमाम बॉर्डर से लगे हुए गुजरात है, दूसरे भी प्रांत है जो बॉर्डर के थे, उनमें तो नहीं लगाई। सिर्फ जहां मुस्लिम समुदाय ज्यादा था वहीं पर आपने ऐसा क्यों किया? तो इनकी मंशा जाहिर होती है। चलिए कैप्टन साहब आपको रोकना चाहेंगे। कैप्टन साहब आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की थोड़ी सी कमी है। कैप्टन साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मसरत जोशी जी आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
आरबी उपाध्याय जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ कांग्रेस अपने आप को कटघरे में खड़ी महसूस कर रही है। लेकिन अगर जनता कश्मीर के बारे में सच जान रही तो उसमें गलत क्या है। फिलहाल कांग्रेस, कश्मीर और कलह में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समाचार नेशन। नमस्कार।